नमस्ते। जय हिंद दोस्त। तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपसे वादा किया था कि आपके सोमवार से मतलब 14 तारीख से आपके करंट अफेयर सॉरी जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं। तो जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट आपके आज से स्टार्ट हो चुके हैं और आपको लगातार ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे जब तक आपकी तैयारी चलती रहेगी। तैयारी बोले तो किसके लिए? एसएससी जीडी के लिए। स्पेशली ये प्रैक्टिस सेट किसके लिए? एसएससी जीडी 2025 के लिए। इस पे थोड़ा गौर मत करना भाई अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे एसएस जीडी होते हैं, एमटीएस भी जुड़ गया है, कोई बात नहीं, इसको अभी गौर मत करना। अभी आप लोग फोकस करो सिर्फ इस पे जीके जीएस के अंदर। ओके, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और प्रैक्टिस सेट में आपको बड़े ही अच्छे से मजे आने वाले और प्रश्न मैंने वो रखे हैं जो आपके पेपर में बनने के पूरे पूरे चांस है। तो इसीलिए क्या करना है, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और बढ़ जाते हैं फिर धीरे धीरे आगे की ओर। और आज आपको बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली सारी। तो उम्मीद करूंगा सभी की ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 1 की ओर। फिर प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो चलिए आगे बढ़े। चलो आ जाओ भाई, प्रश्न नंबर 1 पहले आ चुका है। अब देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर देता है कमेंट बॉक्स के अंदर। भाई जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो। तो आप कहेंगे भैया सबसे पहले तो हम ही आंसर देंगे, तो दो ना। तो चले शुरुआत करें। क्या कहेंगे? राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अच्छा जी, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि राजा बिंबिसार के दरबार में कोई एक व्यक्ति था। हाँ जी भैया, चिकित्सक थे। हाँ जी। तो वो व्यक्ति, क्या वो जो व्यक्ति है वो भगवान बुद्ध के भी निजी चिकित्सक रहे हैं? तो आप कहेंगे हाँ जी भैया वो तो थे। तो वो व्यक्ति का नाम बताओ। इसने पूछा कौन है वो व्यक्ति। तो आप कहेंगे वो अजात शत्रु है। नहीं भैया, अजात शत्रु तो नहीं हो सकता। क्या श्रीपुत्र? नहीं भैया, श्रीपुत्र भी नहीं है। क्या वो जीवक है? नहीं भैया, जीवक भी नहीं है। तो आप कहेंगे वो है राहुल। कौन हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होने वाला है राहुल। कमेंट बॉक्स में बताओ राहुल। क्या बोलेंगे? राहुल। तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल। थोड़ी बात कर ले मगध मगध वंश के बारे में। चलो सुनो। आप बोलेंगे भैया मगध वंश। हाँ जी भैया, मगध वंश कहाँ? बिहार के अंदर जी। बात आती है कि मगध वंश जिसके हम लोग इसको जानते हैं हरियक वंश के नाम से। क्या बोलेंगे? मगध पे एक वंश हुआ है जिसको कहते हैं हम लोग हरियक वंश। हरियक वंश। ओके दोस्त। हरियक वंश में शासक और संस्थापक कौन हुए? आप बोले भैया इसके संस्थापक जो हुए हैं वो बिंबिसार हुए। कौन हुए? हरियक वंश का संस्थापक जो हुआ बिंबिसार हुए। अगर बात आती है इस वंश को हम किस अन्य नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे इसको पितृहंता वंश कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया पितृहंता वंश? क्योंकि हरियक का जो हरियक वंश है उसमें एक के बाद एक की हत्या करता चला गया। कौन? जैसे पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, तो इसलिए कहते हैं पितृहंता वंश। ओके। या रक्त पिशाच वंश भी इसको ही कहते हैं। क्यों कहते हैं कि वो ये एक दूसरे का रक्त पी पी के मारते चले गए फैमिली को। समझ गए? पितृहंता वंश। और इसमें जानो बिंबिसार हो गया, बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु, अजात शत्रु का पुत्र उदयन। ओके दोस्त, क्लियर? चलो, उम्मीद करूंगा आज के प्रश्न सबको अच्छे आएंगे, समझ में आएंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के लिए। तो प्लीज गौर से जरूर करिएगा दोस्त। चले आए बड़े दूसरे दूसरे नंबर प्रश्न पर। क्या कहेंगे? किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को प्रचलित किया? ओके, प्रचलन किया। तो किस स्थान से किया था गौतम बुद्ध ने लोगों को अपना, क्या बोलेंगे, ज्ञान देना शुरू किया था? कहाँ से शुरू किया था? बोलेंगे बौद्ध, बोलेंगे हुमायूं का मकबरा से। नहीं भैया, ये तो नहीं हो सकता। ये तो जब कहाँ से, ये किससे संबंधित है? बोले भैया ये तो मुगल साम्राज्य से संबंधित है। ओके, हुमायूं का किसका? बाबर का पुत्र है ना। ओके तो भैया ये तो नहीं है। बोलेंगे महा महाबौद्धि मंदिर समूह। बोलेंगे भैया संभावना है, बताओ जरा, आप बताओगे। बोलेंगे कुतुब मीनार। नहीं भैया, कुतुब मीनार तो दिल्ली में, यहाँ से तो नहीं हो सकता, ये तो बाद में बनी है। बोलो लाल किला। बोले नहीं भैया, लाल किला तो बहुत बाद में बना है, ये शाहजहां ने बनवाया था। हाँ जी भैया। अब बात आती है कि तो भैया बताओ गौतम बुद्ध ने कहाँ से अपने उपदेश दिए? तो आप कहिए गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए, अपने बारे में जो बताया दुनिया को लिए, बौद्ध धर्म के आगे दिव्य ज्ञान को जगाया, वो कहाँ से किया? बोलेंगे भैया बौद्ध मंदिर से, महाबौद्धि मंदिर समूह से। होगा दोस्त, क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर हो गया। अगर बात आती है मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे ये है दिल्ली के अंदर स्थित। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बोलेंगे भैया दिल्ली के अंदर स्थित है। कुतुब मीनार को सब जानते हैं, किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। होके दोस्त, नींव इसकी किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। पूरा निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। समझ गए? ओके। लाल किले को आप सब जानते हैं, शाहजहां ने बनवाया, जो कि मुगल शासक था। हाँ जी भैया क्लियर। ओके। बात आती है दिल्ली में, तो आप मकबरे के बारे में जानते हैं। दिल्ली हुमायूं का मकबरा बनवाया, किसने बनवाया?
हाजी बेगम या फिर बोला हमीदा बानो बेगम, इसलिए निर्माण करवाया इसका। ओके दोस्त, चलिए अगर बात आती है महाबोधि मंदिर के बारे में, तो महाबोधि मंदिर ये अशोक द्वारा निर्माण किए गए थे। हाजी भैया, कहाँ? मौर्य वंश का शासक था हाजी भैया, इसने ये निर्माण करवाए थे इनका। क्लियर? चलो बढ़े आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। मैं आपको सोचता हूँ कि जितना क्लियर से समझा सकूं उतने क्लियर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त। क्या कहेंगे बच्चे? हाँ जी बच्चे, यही कहेंगे। पाली में बौद्ध ग्रंथ को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। ओके दोस्त, त्रिपिटक कहा जाता है। हाँ जी, इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है? अब जो बच्चा त्रिपिटक को जानता है वो तो बोल देगा भैया ये नहीं है, और जो बच्चा नहीं जानता वो तो कहेगा भैया सभी है ना? तो ऐसा तो नहीं करना ना, आपको जानना होगा कि भैया कौन सही है कौन गलत है। तो बताओ इन चार में से कौन सा त्रिपिटक नहीं है? ओके, ये चीज ध्यान रखना कि पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया कि है पूछा गया। तो आप बोलोगे नहीं पूछा गया है तो नहीं बताओ जरा, तो आप कहोगे भैया नहीं का मतलब क्या हो गया? नहीं का मतलब तो नहीं हो गया। चलिए, तो आप बोलेंगे क्या अभिधम पिटक है? नहीं भैया, अभिधम पिटक तो हिस्सा है त्रिपिटक का। हाँ जी भैया। सुट पिटक है भैया, सुट पिटक तो हिस्सा है त्रिपिटक का। बात आती है बिना पिटक, बिना पिटक भी है। तो बचा कौन? बचा भैया उपासक पिटक। तो उपासक पिटक तो नहीं है, नहीं है भैया, तो ये राइट हमारा आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो? उपासक पिटक। ओके दोस्त, तो राइट आंसर हो जाए उपासक पिटक। बात करते हैं तो ये बिना पिटक अभिधम पिटक कब बना? तो अपने इसको जोड़ा गया तीसरी बौद्ध संगीति के समय। ओके दोस्त, तीसरी बौद्ध संगीति के समय इसको जोड़ा गया। ओके, अगर बात करें शुद्ध पिटक, इसमें क्या है? इसमें धर्म संबंधित पिटक है, इसको धर्म धर्म की बातें इसके अंदर रखी गई है, तो इसको क्या कहते हैं? धर्म संबंधित पिटक। ओके दोस्त, बात करें बिना पिटक तो ये नीति से संबंधित पिटक है। कौन सा? नीति से संबंधित। तो इतना याद रखना भैया ये नीति से संबंधित पिटक है। चले बढ़ जाए आगे। अब बात करते हैं मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? आप सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि इंडिका के लेखक कौन है। चंद्रगुप्त के दरबार में एक व्यक्ति आया जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? मैगथनीज। और मैगथनीज ही वही व्यक्ति है जिसने इंडिका का निर्माण किया। किसका? इंडिका पुस्तक का निर्माण किया। अब बात आती है कि भैया बाकी लोगों ने क्या कुछ निर्माण किया? जैसे फायान हो गया, हिंगसांग हो गया। तो फायान ने एक पुस्तक लिखी है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आप कहेंगे भैया सी यू की, क्या बोलेंगे? सी यू की। ओके, तो सी यू की पुस्तक किसने लिखी है? आप बोलेंगे लिखी है भैया, ये लिखी है फायान ने। ओके, फायान सॉरी फायू की लिखी है, सी यू की तो हिंगसांग ने लिखी है। सॉरी सॉरी सॉरी, हिंगसांग ने कौन सी लिखी है? आप बोलेंगे हिंगसांग ने लिखी है सी यू की। और फायान ने कौन सी लिखी? आप बोलेंगे फॉ क्यू की। क्या बोलेंगे? फॉ क्यू की। ओके, तो ये किसने लिखी है? आप बोलेंगे ये लिखी है फायान ने। क्लियर हो जाएगा? बोले हाँ दोस्त क्लियर हो जाएगा। बात आती है मैगथनीज। तो मैगथनीज किसके? चंद्रगुप्त के दरबार में आया। हाँ जी भैया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। कब आया? समय बताओ। तो आप बोलेंगे समय जो था 304 से लेके 299 बीसी में आया। 304 से लेके 299 बीसी में आया। हाँ जी भैया, बिफोर क्राइस्ट में आया। हाँ जी भैया, टाइमिंग का किसी को दिक्कत तो नहीं है कि भैया आप 304 बता रहे फिर 299? ये टाइम अगर समझना है तो एक वीडियो देख लेना, मैंने से बना रखी है, समझ लेना उसमें। हो गया, उसका मैं लिंक में लगा दूंगा। ओके दोस्त, फायान किसके समय पे आया? आप बोले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे आया फायान। हाँ जी क्लियर है। 399 से लेकर 414 तक, क्या बोलेंगे? 399 से 414 तक आया। कौन? ये फायान आया। हिंगसंग बात करें कब आया? 629 में। 629 में आया, 6425 में गया। ये किसके समय पे आया? आप बोलेंगे ये हर्षवर्धन के समय पे आया। क्लियर? ओके, यहाँ तक किसी भैया को कोई डाउट? बोले भैया नहीं। किसी बहन को कोई डाउट? बोले भैया नहीं। ओके, चलो आगे बढ़े, चलो शुरू करें। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आर्य समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना था? सॉरी, आर्य बोले आयु समूह के, थोड़ा यहाँ पे गैप कम है ना इसलिए शो नहीं कर रहे। आयु समूह के बच्चों में तो बताया कि सभी को शिक्षा देनी चाहिए। किस आयु समूह के बच्चों के लिए अनिवार्य था कि इस समूह से लेकर इस समूह के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है और फ्री शिक्षा देना अनिवार्य है। सभी स्कूल में देखा होगा आपने, गवर्नमेंट स्कूल की बात करो, प्राइवेट की नहीं। तो गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा आपने कि सभी क्या बोलते हैं 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या कहा जाता है? फ्री शिक्षा दी जाती है। ओके दोस्त, फ्री शिक्षा दी जाती है। तो आप बोलेंगे भैया 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका, और ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप बोले 6 से 14 वर्ष वाला आयु। ओके, बात आती भी है ये आर्टिकल ये कब आया? तो आप बोले ये जो आया
आर्टिकल आया, एक आर्टिकल आया, हाँ जी भैया। आर्टिकल किस में रखा गया? आर्टिकल 21A के अंदर इस चीज को रखा गया। ओके दोस्त, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। हाँ जी भैया। बात आती है, सुनो अब जरा, बात आती है कि भैया ये आर्टिकल किसके माध्यम से जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी? तो बोलेंगे आप एक संशोधन हुआ, 46वां संशोधन। हाँ जी भैया। ये कब हुआ? 2002 में, 2002 में हुआ। हाँ जी भैया, 2002 में हुआ। तो इसके माध्यम से जोड़ा गया कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। हाँ जी भैया, फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ओके। और अधिनियम कब पारित हुआ? तो अधिनियम जो हुआ 2009 में हुआ था। उसके बाद इसको लागू किया गया 10 अप्रैल 2010 को, इसको लागू कर दिया गया सर्व शिक्षा अभियान को। ओके दोस्तों, चले बढ़े आगे। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि बताओ कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? कौन सा एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात करता है कि बताइए भैया आप अल्पसंख्यक को आपको संरक्षण दिया जाएगा? ओके, तो ये कौन सा अधिकार है? इंग्लिश वाले भी देख लो और हिंदी वाले भी देख लो, बाई लैंग्वेज वाले रखा है। ओके, अब हिंदी में मैं टिक मार दो, इंग्लिश पे आप ऑटोमेटिक लगा सकते हो। ओके दोस्त, बोले शिक्षा का अधिकार, हितों के संरक्षण की बात कही गई है। बोले शिक्षा का अधिकार है क्या? बोले नहीं भैया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, नहीं भैया ये तो नहीं है। तो बोलेंगे भैया सार्वधानिक उपचार का अधिकार, नहीं भैया ये भी नहीं है। तो आप कहेंगे सर्व सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, बोले हाँ जी भैया ये जरूर है। क्या बोलेंगे? संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। तो ये किस किस आर्टिकल के अंदर रखा गया? तो बोलेंगे 29 से लेकर 30 तक ये आर्टिकल के अंदर आता है। 29 से लेकर 30 तक, हाँ भैया। सावधानिक उपचार का अधिकार कितने? 32 में है, आर्टिकल 32 के अंदर है। शोषण के विरोध अधिकारी कितने में? बोलेंगे 23 से 24 के अंदर है, आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। ओके, शिक्षा का अधिकार 21A में पढ़ा के आया हूँ आपको मैं पीछे। तो ये सब चीजें यहाँ से होने वाली है आपकी। क्लियर? बोले भैया हाँ जी भैया क्लियर। बात आती है कि हमने आर्टिकल 30 और 29 की बात करी। तो 29 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों वर्ग के हितों का संरक्षण होगा। किसमें? भाषा में, संस्कृति में, लिपि में। कि भाषा के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, लिपि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिखने के आधार पर। ओके, तो ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 29 के अंदर। आर्टिकल 30 क्या कहता है? सुनो जरा। आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं में और स्थापित संचालन करने का अधिकार है। क्या बोला? कि शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं, उनको संचालन करने का अधिकार है। आप शिक्षा ले सकते हो और शिक्षा दे सकते हो। ऐसा किसी आर्टिकल में नहीं कहा गया कि आप शिक्षा नहीं ले सकते हो, शिक्षा नहीं दे सकते हो। ये गलत बात हो जाएगी। तो आप कहेंगे भैया ये आर्टिकल दोनों हमें याद हो गए हैं, दिमाग में कंठस्थ हो चुके हैं। कंठस्थ हो गए दोस्त तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके आने वाले समय में ये चीजें प्रश्न बनने वाले हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाए। हाँ जी भैया बढ़ जाओ। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो जो बच्चा मौलिक कर्तव्य बता देगा उसके लिए मैं क्लैपिंग करवाऊंगा यहीं से। क्या बोलेंगे? जो बच्चा मौलिक कर्तव्य बता देगा उसके लिए मैं क्लैप करवाऊंगा यहीं से। और यहाँ पे प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ना दोस्त, अगर किसी ने है लगा दिया तो ध्यान से गलती हो जाएगी। बोलेंगे नहीं बात करी जा रही है, तो मौलिक कर्तव्य नहीं है। आओ जरा दोस्त बात करते हैं। लोक चुनाव में वोट डालना क्या मौलिक कर्तव्य है? वैज्ञानिक दृष्टि और ज्ञानिक भाव को विकसित करना क्या मौलिक कर्तव्य है? क्या लोक संपत्ति की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य है? क्या संविधान को मानना और इसके आदर्श की कदर करना मौलिक कर्तव्य है? जी भैया ये भी मौलिक कर्तव्य है, ये भी मौलिक कर्तव्य, ये भी मौलिक कर्तव्य। पर भैया अगर बात है यहाँ पे तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? यही होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया यहाँ पे, है नहीं पूछा गया। तो आप कहेंगे लोक चुनाव में वोट डालने का अधिकार। समझ गए? आगे बढ़े। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। ओके दोस्त, तो मौलिक अधिकार, अगर बात आती है मौलिक अधिकारों के बारे में, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो आप सब जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है हमने भाग 3 के अंदर है। हाँ जी भैया भाग 3 के अंदर है। हमने जो लिए हैं वो यूएसए से लिए। किससे लिए? यूएसए लाइक अमेरिका। कहाँ से लिए? आप कहेंगे अमेरिका से लिए। मौलिक कर्तव्य, ओके जी, मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक अधिकार 3 भाग से लिए। हाँ जी भैया यूएसए से लिए जी भैया। मौलिक कर्तव्य की बात आए तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का के अंदर है 51, और आर्टिकल कौन सा? 51 बन है। ओके दोस्त, कुल कितने मौलिक कर्तव्य बोलेंगे? 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य है। ओके भाई, 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य। तो एक 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा 11 मौलिक कर्तव्य? बोलेंगे राजनीतिक अधिकार। कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? राजनीतिक अधिकार। किस समिति के माध्यम से जोड़ा गया था? आप बोलेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ओके, आप सुनते रहना, क्योंकि लिखने के लिए मेरे पास समय भी कम है और स्पेस भी ज्यादा नहीं है। तो आप मेरी बातों को सुनते रहना, सुनते रहोगे तो समझ जाओ। ये अधिकार कब जोड़े गए? तो बोलेंगे 42वें संशोधन जब हुआ था 1976 के अंदर। ओके दोस्त,
उसमें ये आर्टिकल को जोड़ा गया। आर्टिकल 11 10 थे, उसके बाद एक और जोड़ा गया, 11 कर दिए गए। ओके, चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 5, सॉरी प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, लोकसभा में टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है। बताओ, जब लोकसभा में टाई हो जाता है, टाई मतलब दोनों के बराबर अंक आ गए, बराबर अंक का मतलब बराबर वोट पड़ गए, तो अब क्या बात हुई भैया, अब यहाँ पे वोट डालने का अधिकार किसके पास है? क्या ये प्रधानमंत्री को है? बोले भैया नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं हो सकता। क्या राष्ट्र स्पीकर को है? बताओ जरा। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को? आप अब ये बताओगे किसके पास है? तो आप कहोगे भैया ये जो अधिकार है वो है किसके पास? आप कह दोगे भैया ये जो अधिकार है वो स्पीकर के महोदय के पास है। किसके पास? स्पीकर महोदय इसमें वोट डाल सकते हैं। अगर बात करें राष्ट्रपति को किस माध्यम से, सॉरी प्रधानमंत्री चुनता है, हाँ जी भैया, तो किस आर्टिकल के माध्यम का आगे प्रधानमंत्री होगा? तो वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनता है आर्टिकल 75 के अंदर, 75 के अंदर। अगर बात करें राष्ट्रपति तो आर्टिकल 52 के अंदर इसको हम लोग बात करते हैं, जो कि निर्वाचन मंडल और चुनाव की बात की जाती है। इसमें निर्वाचन मंडल कितने की 54 के अंदर है और चुनाव 55 के अंदर आता है। आर्टिकल लिखिए किसके किसके, आप बोलेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति के चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव 55 के अंदर और निर्वाचन मंडल 54 के अंदर। ओके, उपराष्ट्रपति की बात कर ले तो ये चुनाव इसके 66 के अंदर है और पद जो है 63 के अंदर है। ओके दोस्त, और इनका जो स्थिति है वो 62 के अंदर है। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाए। तो इसका राष्ट्र आंदोलन स्पीकर था। ओके दोस्त, आप लोग इंग्लिश में लगा लीजिए स्पीकर, कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को? बोलेंगे भैया नहीं है। आगे आ जाओ। प्रश्न नंबर 9। अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया करने की शक्ति किसके पास है? तो अनुसूचित जाति के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए देना शक्ति का किसके पास है? इसकी शक्ति किसके पास है? तो ये क्या प्रधानमंत्री जी के पास है? नहीं भैया। क्या राष्ट्रपति के पास है? पता नहीं भैया। क्या राज्य के मुख्यमंत्री के पास है या इनमें से कोई नहीं है? भैया ऐसा तो नहीं हो सकता कोई ना हो, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए। क्या कहते हैं? कोई ना कोई चाहिए आंसर देने वाला, तो भैया कोई ना कोई आंसर देने वाला चाहिए। तो दो भाई आंसर, आप क्या कहोगे? आप कहोगे भैया वो है राष्ट्रपति महोदय। तो ये राष्ट्रपति महोदय के पास एक अधिकार है कि वो किसी भी जाति के संरक्षण के लिए एक घोषणा कर सकते हैं कि ये जाति के पास अलग से इनके लिए क्षेत्र बनाया जाए। तो उनके पास शक्ति है। किसके पास? आप बोले भैया राष्ट्रपति महोदय के पास। अगर बात करें प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है, वो तो मैंने बता दिया 75वें आर्टिकल, और राष्ट्रपति चुनते हैं। चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति उन्हें मंत्रिमंडल बनाने की सलाह देते हैं। बात करें राज्य के मुख्यमंत्री, तो राज्य के मुख्यमंत्री किसके? आर्टिकल 164 के अंदर आते हैं। हाँ जी भैया। कौन इसको नियुक्त करता है? तो बोले राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा ये क्या करते हैं? राज्यपाल उनको क्या दिलवाता है? शपथ दिलवाता है। और राष्ट्र प्रधानमंत्री को बोलेंगे राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। क्लियर? SC ST किस सूची के अंदर है? तो बोलेंगे 5वीं अनुसूची के अंदर आते हैं। हम जो जानते हैं ST और ST कास्ट, तो कास्ट किसके अंदर है? तो बोलेंगे आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक है। हाँ जी भैया, 5वीं अनुसूची के अंदर रखा गया इनको। चलो प्रश्न नंबर 10। हम हाँ आ जाएंगे, 50-50 हो चुका है हमारा। तो 50-50 के बीच में मैं सोचता हूँ कि आप लोग तालियां बजाएंगे जोर जोर से और जरूर से जरूर शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। 50 पे आ चुके हम लोग, और मैं समझता हूँ 50 के अंदर आप आ गए तो आप लोग जरूर शेयर करेंगे वीडियो को। शेयर कर दो जरा। चलो, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? बताओ। नासा ने घोषणा करी है कि नासा ने कहा है कि सबसे निकटतम तारा एक है जो कि पृथ्वी के पास है। तो वो कौन सा है? अल्फ्रेड स्टोरी, वोंडर स्टार, या प्राकस्मी सेंचुरी, या सीरियम? तो वो कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे करीब है, निकटतम है? तो आप बोलेंगे भैया वो प्राकस्मी सेंचुरी है। ये जो तारा है वो किसने घोषणा करी है? ये करी है किसने? आप बोलेंगे भैया ये करी है नासा ने। ओके, ये एक रिसर्च एजेंसी है भारत की। और भारत की या पूरी दुनिया की? बोले पूरी दुनिया की। भारत की कौन सी? भारत की इसरो है। क्या बोलेंगे? इसरो। इसरो है, हाँ जी भैया इसरो भारत की है। और नासा कहाँ की है? पूरी दुनिया की है नासा। चलो बढ़े आगे धीरे धीरे। हाँ जी भैया बढ़ो आगे धीरे धीरे। बात करें और, हाँ जी भैया बात करो। अगर बात करें हम लोग सीरियम की, तो यहाँ पे थोड़ा पीछे आ जाओ एक बार। अगर बात करें सीरियम, तो ये सीरियम क्या है? तो आप कहेंगे सबसे चमकीला ग्रह है। कैसा है? चमकीला ग्रह है। पृथ्वी से कितना? आप बोलेंगे भैया पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। ओके, इसकी दूरी है। खगोलीय दूरी अगर पढ़ ले तो प्रकाश वर्ष में हम लोग नापते हैं, तो प्रकाश वर्ष में ही बोलेंगे। हाँ जी भैया प्रकाश वर्ष में। चले बढ़े आगे। अच्छा चलो आ जाओ। बात करें प्रश्न नंबर 11 की, तो प्रश्न नंबर 11 को जरा ध्यान से देख लीजिए दोस्त।
क्या कहेंगे? किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकर्ताओं के एक दल ने की थी? क्या कहेंगे? किस ग्रह पर एक प्राचीन प्राचीन झील, कौन सी प्राचीन झील, पुरानी झील की उपस्थिति के प्रमाण मिले? हाँ जी भैया। तो खोज अगस्त 2015 में की गई थी। हाँ जी भैया, शोधकर्ताओं के एक दल ने की थी। तो वो कहाँ पर, किस ग्रह पर क्या की थी, बताओ जरा। तो आप कहेंगे प्राचीन प्राचीन झील जो मिली कहाँ से मिली? क्या ये बृहस्पति पे मिली है? तो बृहस्पति गलत है। बुध पे मिली है? नहीं भैया। क्या ये शुक्र पे मिली है? पता नहीं भैया। क्या ये मंगल पे मिली है? तो जो बच्चे समझदार होंगे, जिन्होंने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ, वो मिली है मंगल ग्रह पर, जिसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं। खोज हुई थी 2015 के अंदर, तो उस समय इस पे एक झील मिली है। इससे संभावना लगा कि यहाँ पे पानी की संभावना ज्यादा है, तो हम पृथ्वी ग्रह कह सकते हैं। हम पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं? आप बोले पृथ्वी को नीला कहते हैं, शनि को काला ग्रह। अच्छा जी। अच्छा, मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं? बोलेंगे लाल ग्रह कहते हैं। इससे हमें यहाँ पे जीवन के संकेत मिलते हैं कि जीवन हो सकता है। ओके दोस्त, वरुण को हम लोग हरा ग्रह कहते हैं। चलो आगे बढ़े। चलो, प्रश्न नंबर 12, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? अब बताओ कि किस तारीख को पृथ्वी जो सूर्य के सबसे पास में होती है? तारीख होती है ना, आप जानते हैं, तो तारीख आती है जिस तारीख को पृथ्वी जो सूर्य के सबसे करीब होती है। तो बताओ कि वो 7 मई है, कि वो 3 जनवरी है, या वो 4 जुलाई है, या फिर 3 दिसंबर है? तो आप कहेंगे वो तारीख जो है जिस समय पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे करीब होती है, वो तारीख है 4 जुलाई। क्या कह देंगे दोस्त? आप कहेंगे भैया 4 जुलाई। ओके, तो 4 जुलाई वो तारीख है जो जिस समय पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे करीब में रहती है, निकटतम रहती है। क्लियर? आगे जी भैया। अगर पृथ्वी अपसार और उपसार जानते हो ना, तो अपसार क्या होता है? जब पृथ्वी सबसे दूर होती है। उपसार, ओके, अपसार क्या होता है? पृथ्वी सबसे पास में होती है। और अपसार, जब अपसार जो है, सॉरी, अपसार जो है पृथ्वी सबसे पास में होती है, उपसार जो पृथ्वी सबसे दूर होती है, सूर्य की। ओके, चले बड़े, चलो चलो आगे बढ़े। चलो चले। ओके, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? समझ गए ना? हाँ समझ गए, ये प्रश्न तो बोल चुके हैं भैया। ओके, चलो बढ़े आगे। चलो, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? बात आती है नागा अर्जुन सागर बांध के बारे में। तो ये किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है, नर्मदा पर है, या महानदी पर है, या बोलो भागीरथी नदी पर है? तो बताओ कृष्णा नदी किस, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी बोल रहा हूँ सर। तो ये किस नदी पर हो जाएगा? आप बोले कृष्णा नदी के अंदर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है। अब बात आती है नाग नर्मदा नदी, तो इसमें कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध। महानदी पर हीराकुंड बांध। भागीरथी पर हिटारी बांध, सबसे बड़ा बांध हिटारी बांध। ओके, बहुत सारे बांध है, तो हिटारी बांध, भागीरथी। आ जाओ जरा, थोड़ा बढ़ते आगे और बात करें 14 नंबर पे। प्रश्न नंबर 14, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाती है? एक लैटिट्यूड होता है ना, तो कितने किलोमीटर को दर्शाती है? तो आप कहेंगे एक अक्षांश डिग्री जो है, एक अक्षांश डिग्री, सॉरी डिग्री गलत हो गया, एक अक्षांश डिग्री जो है कितने किलोमीटर को दर्शा रही है? तो भैया बोलेंगे, क्या कहेंगे आप? कहेंगे क्या 1 1 1 किलोमीटर, या 1 4 1 किलोमीटर, या 1 6 1 किलोमीटर, या बोलेंगे 1 9 1 किलोमीटर? तो आप कहेंगे वो हो गया 1 1 1, 111 किलोमीटर। ओके, 111 किलोमीटर, इंग्लिश हिंदी दोनों मान लो। क्लियर? ओके, बढ़े आगे। प्रश्न नंबर 15, ये 14 था, ये 15 आ गया। चलो आ जाओ, 15 प्रश्न नंबर क्या कहता है, सुनो जरा। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप, क्या बोले? प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप, क्या बोले? सुपर कॉन्टिनेंट पेजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके भाग को अगर भूमि कहते हैं, कौन सी भूमि कहते हैं? अंगारा भूमि, सॉरी, कौन सी भूमि कहते हैं? अंगारा भूमि कहते हैं। जिसके भाग को कौन सी भूमि कहा जाता है? आप कहेंगे भैया जिसके भाग को कहा जाता है अंगारा भूमि, अंगारा भूमि कहा जाता है। हाँ जी भैया। तो इसको किस नाम से जानते हैं? भूमि स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है यूरेशियन प्लेट पे स्थित है। अंगारा भूमि स्थित है कहाँ पर? यूरेशियन प्लेट नहीं दिया। टैसिन सागर पे, पता नहीं। भारतीय ऑस्ट्रेलिया प्लेट पे, बोले भैया पता नहीं। या गोंडवाना लैंड पे? तो बताओ दोस्त कौन सा हो सकता है? तो आप भैया बोलेंगे गोंडवाना भूमि पर। कहाँ स्थित है? बोलेंगे गोंडवाना भूमि पर। ओके, क्लियर? आगे बढ़े, चलो चलो। प्रश्न नंबर 16,
क्या कहते हैं, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में से मेल खाता है? तो बताओ सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है जो अपने दोनों से मेल खाता है? तो क्या बोलेंगे, एशिया चीन, अफ्रीका डीआरडी, क्या बोलेंगे, अफ्रीका डीआरडी, डीआरसी बोलेंगे। डीआरसी मतलब क्या है, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, डीआरसी कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये बोलेंगे उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, या बोलेंगे दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पे भाई साहब प्रश्न दो बनने वाले हैं, प्रश्न बनेंगे दो। आप बोलेंगे भैया प्रश्न नंबर एक ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों ही होने वाले हैं यहाँ पे आंसर। ओके दोस्त, तो ए और बी दोनों होना क्षेत्र के आधार पर। तो अगर बात करें चीन, तो सबसे आगे जो हो जाएगा वो चीन ही हो जाने वाला। तो आप लोग चीन को राइट मानेंगे, पर कहीं कहीं ये भी दिया हुआ है, तो आप लोग सबसे पहले चीन को ही आगे मान के चलो। ओके, ए बी को छोड़ो, चीन को लेके चलो। चलो बात करें सबसे इंपोर्टेंट 17 नंबर प्रश्न की, भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहा अयस्क का स्रोत है। तो ये लोहा अयस्क आता कहाँ से है? इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र है, हाँ जी भैया, इसमें लोहा आता कहाँ से है? तो बोलेंगे दिल्ली से, कोराबा से, उमरिया से, या राजनंदगांव से। कौन से? राजनंदगांव से। तो बोलेंगे भैया ये कहाँ से आता है इसमें लोहा? तो बोलेंगे भैया ये दिल्ली रज रजहार है, हाँ जी भैया रजहार है, ये बलौदा जिला से। कौन सा? बलौदा जिला। ओके दोस्त, यहाँ से इसका आता है। अगर बात करें कोवरिया, कोबरा और कुमरिया, उमरिया सॉरी, ये तो कहाँ से? इसमें होता है कोयला का, कोयला संयंत्र, इसमें कोयले की, कोयला यहाँ से आता है सबसे ज्यादा। चलो क्लियर, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 8, आगामी भय जनजाति है जो रहती है, कहाँ पर रहती है आगामी भय जनजाति? तो आप बोलेंगे अंडमान में, निकोबार में, नहीं भैया, मिजोरम में, नहीं भैया, नागालैंड में, नहीं भैया, राजस्थान में। बताओ जरा, इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में रहती है? तो आप कह देंगे भैया क्या ये अंडमान में है? नहीं भैया अंडमान में नहीं है। क्या वो मिजोरम में है? पता नहीं भैया। क्या वो नागालैंड में है? तो आप कहते हैं भैया हाँ नागालैंड के अंदर है। राजस्थान में फिर नहीं होगा, तो नागालैंड में है। कौन सी जनजाति? नागालैंड में ही है। कौन सी? आगामी जनजाति। ये आपका स्टैटिक से प्रश्न बनता है। ओके, अगर बात करें तो मिजोरम में, तो मिजो में है मिजो और लखार, मिजोरम में मिजो और लखार। राजस्थान में भीला, मीणा और गरसिया। राजस्थान में मीणा होती है, हाँ जी भैया मीणा जनजाति है, हाँ जी भैया भीड़ा जनजाति है, भीला, हाँ जी भैया भीला जनजाति है। और कौन सी हो जाएगी? आप कहेंगे गरसिया। तो ये सारी जनजातियां कहाँ पर है? ये अलग अलग स्थान पे। अगर बात करें अंडमान और निकोबार में, तो वो है स्टेलीज। प्रश्न नंबर 19, पामयोंगत्सक मठ, पांग पम यंगत्सक मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मठ किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। चारों में से राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो आप कहेंगे भैया ये पंगमोन मठ जो है वो सिक्किम के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम के अंदर। क्लियर? बोलेंगे भैया हाँ जी भैया क्लियर हो गया, सिक्किम के अंदर ही स्थित है। सबसे बड़ा प्राचीन मठ है, निगोम बौद्ध से संबंधित है। ओके बस, लास्ट और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के बाद क्या नाम दिया गया? इस बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद इसको क्या नाम क्या दिया गया? तो आप कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई दिया गया क्या इसको? नहीं भैया। क्या इसको बैंक ऑफ इंडिया दिया गया, बीओबी, जो कि 1906 में स्थापित हुई? नहीं भैया। क्या इंडियन एक्स ओबीसी बैंक, ओवरसीज बैंक? नहीं भैया। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक? नहीं भैया। हाँ भैया, हाँ भैया भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, जिसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था, राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम चेंज किया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद इसका भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम रख दिया। बोलेंगे भैया ये हमारे आज के प्रश्न थे। हाँ जी, आज के प्रश्न यही थे। तो उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों को आज के प्रश्न समझ में आए होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं उम्मीद करूंगा सभी दोस्त अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बात करें थोड़ी बहुत इस चीज की, और बात कर लेते कि भैया 1901 में क्या हुआ था, इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ओके दोस्त, तो इंपीरियल बैंक थी, हाँ जी भैया 1921 में राष्ट्रीयकरण हुआ। कौन कौन सी बैंक इसमें शामिल हुई? बोलेंगे 1800 में बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक बना 1901 में, हाँ जी भैया। तो 1806 वाली जो बैंक ऑफ बंगाल बनी थी वो इस में स्थापित हुई।
1840 में बॉम्बे बैंक बना, वो इसमें स्थापित हुआ। 1843 में मद्रास बैंक बना, वो भी इसमें स्थापित हुआ। ओके दोस्त, तो बाद में इन सबको मिल के जब 1955 में एक बैंक का नाम स्थापित किया गया, जो मिलजुल के बना एक बैंक, इसको कहते हैं इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक का नाम चेंज किया 1955 में, उसको कहा गया आरबीआई। आरबीआई या एसबीआई बोलेंगे? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो एसबीआई इसको कहा गया। क्लियर यहाँ तक? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। तो उम्मीद है दोस्त आप सभी को आज के प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, जबरदस्त लगे होंगे। और अच्छे लगने का मतलब ये नहीं कि अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगने का मतलब ये है कि पेपर में आने चाहिए प्रश्न। तो पेपर में आने वाले प्रश्न इसलिए मैंने इनको रखा है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को प्रश्न आ गए होंगे अच्छे से। तो आगे हैं तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और फिर इसी उम्मीद के साथ मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अच्छी सी वीडियो लेके आऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए दोस्त।